हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल फाइन। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैंने सीटेट एग्जाम से के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन लेने का मकसद भी यही है कि सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड ज़्यादा रहती है कि क्वेश्चन कहाँ से करें, क्वेश्चन कहाँ से करें। तो चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन किए हुए हैं इसमें अपने चैनल पर, तो आप सभी आप जाके चेक कर सकते हो, हर एक वीडियो को देख सकते हो, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। जो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक अपना। क्या बताते हैं हमें किताबें व कब्रें। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ऋग्वेद की भाषा। प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत थे, याद रखना है। थोड़ा सा और इसमें से ऐड कर लेते हैं, वेदों की संख्या 4, सबको पता है होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। यानी ऋग्वेद की जो रचना कितने साल पहले हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी। इसमें सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब पूछा गया है, अच्छी तरह से बोला गया। यानी यहाँ से ही सीटेट कंफ्यूज करता है कि सूक्त का जो मतलब पूछे, अच्छी तरह से बोला गया, गाया गया, सुना गया, लिखा गया, कुछ भी लिख सकता है वो। तो हमें याद रखना है सूक्त में अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ऋग्वेद में 3 महत्वपूर्ण देवता थे, अग्नि, इंद्र और सोम। तो जो अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक पौधा है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापाषाण के बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा महापाषाण के बारे में पूछा गया है कि महापाषाण के बारे में बताओ कि कौन सा सच है, कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि महापाषाण का मतलब क्या होता है। महा मीन्स बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर, यानी बड़ा पत्थर। महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा है वो 3000 साल पहले शुरू हुई। ये बात हमें याद रखनी है। सबसे पहले महापाषाण के बारे में 3-4 बातें हमें याद रखनी है। फर्स्ट है, इसकी जो महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा है वो 3000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रथा हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ये दक्षिण भारत, दक्कन, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, 2 बातें ये होगी। थर्ड है, जिसमें अब दिख रहा है ऊपर थोड़ा सा, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, कुछ गोलाकार सजाए हुए पत्थर हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। तो ये 4 बातें हैं जो महापाषाण के बारे में हमें बतानी है और हमें अपना क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। चलो चलते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन पर, फटाफट कर लेते। थर्ड क्वेश्चन है पोर्ट होल के बारे में पूछा गया है। महापाषाणिक कब्रों में पोर्ट होल का क्या उपयोग होता था? तो भी आप नोट्स पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ साइड में, थोड़े से क्वेश्चन बनाए थे इस चैप्टर के, तो यहाँ पे है ये नोट्स में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पोर्ट होल का जो यूज होता था वो कब्रों के लिए होता था। तो आप अपना आंसर दे सकते हो यहाँ से पढ़कर कि जो क्वेश्चन अभी मैंने किया है वो उसका क्या आंसर होगा, ABCD। तो आप लगाओ। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कब्रों में सामाजिक भिन्नता का कैसे पता चला? हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक भिन्नता पता कैसे लगाते हैं? तो आप नोट्स में देख रहे हो इस साइड, ये यहाँ पे ऐड हुआ है, क्योंकि भाई लोग तभी विश्वास करते हैं जब सच में क्वेश्चन होते हैं। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हो जाके, वो मैच कर सकते हो। लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना। कब्रों में सामान अलग, जिससे पता चले कि कौन अमीर कौन, यानी जो कब्र होती थी उनमें सामान भी अलग अलग मिलता था। ठीक है, इस वजह से हम इनकी सामाजिक भिन्नता के बारे में पता लगा पाए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ब्रह्मगिरी की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। दूसरे कंकालों में सिर्फ मिट्टी के बर्तन थे। तो यहाँ सोने के, जहाँ सोने के बर्तन मिल गए, मनके मिल गए, तो ये मान लो वो अमीर आदमी था। जो मिट्टी के बर्तन जिसके पास मिले हैं तो गरीब आदमी था। तो यहाँ से हम उसकी सामाजिक असमानता के बारे में पता लगा पाए। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऋषि विश्वामित्र और किन 2 नदियों के बीच का संवाद। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ से हमारा कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन हमारा ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और किन 2 नदियों के बीच संवाद का उल्लेख है? तो विश्वामित्र और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां, 2 नदियों का नाम जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं, तो उनमें से ऑप्शन आपको बताना है कि क्या है। तो यहाँ पे नोट्स में लिखा है जो 2 नदियां थी, व्यास और सतलुज थी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। थोड़ा सा नोट किया हुआ है मैंने साथ में, यानी इन नदियों की तुलना गाय और
घोड़ों से की गई है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि जो नदी है उसकी तुलना किससे की गई है, तो गाय और घोड़ों से की गई है। अभी चलते हैं नदी। नदी क्या बोलती है? नदी बोलती है हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे क्यों प्रार्थना कर रहे हो? तो यहाँ पे किसके बारे में, कौन से देवता के बारे में बताई हुई है? इंद्र देवता को समर्पित है ये लाइन। अभी विश्वामित्र के बारे में पढ़ते हैं। हे बहनों, मैं रथ और गाड़ियों सहित दूर से आया हूँ, कृपया अपने जल को गाड़ियों से ऊपर न उठाएं ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। यानी वो नॉर्थ इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ थी। व्यास और सतलुज जो नदियां हैं किसकी तरफ नहीं, नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पे दिखाया गया है। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। ऋग्वेद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वेद के बारे में 2-4 लाइन पढ़ेंगे तो बताना है इनमें से क्या सच है और क्या झूठ है। अभी आप ये नोट्स पढ़ने के बाद बता सकते हो इजीली। जैसे वेदों की संख्या हमने पढ़ी 4 थी। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद था। कितने साल पहले? 3500 साल पहले इसकी रचना हुई है। और कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। सूक्त मीन्स अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। और ऋग्वेद की जो भाषा थी ये थी प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। अब क्या है और इसमें ऋग्वेद में, अभी देखते हैं में क्या बात थी। और ऋग्वेद में ये 2 पॉइंट और नोट करो। ऋग्वेद का सिर्फ उच्चारण होता था और श्रवण किया जाता था, उसको पढ़ा नहीं गया, ना कभी लिखा गया ना पढ़ा गया, सिर्फ कानों से सुनते थे। ठीक है, उसके बाद है जो ऋग्वेद छापने का काम लगभग 200 साल पहले हुआ था। तो ये 4-5 बात हैं जो ऋग्वेद के बारे में हमें इस टॉपिक से याद करनी है, तो उसी से सच और गलत का पता। 7th क्वेश्चन इज इनाम गांव। इनाम गांव के बारे में बताना है। अभी इनाम गांव के पूछे 7th जो क्वेश्चन है, इनाम गांव से संबंध कौन सा कथन सही है? इनाम गांव के बारे में पूछा गया है। तो इस नोट्स में आपको दिख रहा है अभी इनाम गांव से मिली खबर। इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह का नाम है। तो आपको यहाँ ये यमुना की सहायक नदी और भी इसके अलावा गंगा की सहायक नदी, नर्मदा की सहायक नदी कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ऑप्शन में दे सकते हैं। तो हमें याद रखना है जो इनाम गांव था ये भीमा की सहायक नदी के पास था। यहाँ 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। यहाँ मेन बात याद रखनी है, जो उनका सिर होता था वो किस तरफ रखते थे? इंडियन नॉर्थ की तरफ उनका सिर रखते थे, साउथ की तरफ पैर हो गए उनके। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। तो सिर है नॉर्थ है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, हम ये कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि उत्तर की ओर उनका सिर होता था। अब यह एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। तो अभी हमने यहाँ से पढ़ लिया इनाम गांव के बारे में। तो आप इजीली यहाँ से आंसर दे सकते हो। थोड़ा सा लिख रखा है यहाँ पे साइड में, कंकालों का अध्ययन दिया हुआ है। छोटे आकार का कंकाल था, बच्चे का होता था। इजीली पता लगा छोटे, भाई ये तो नॉर्मल बात है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। गहने हैं जो कंकाल के साथ वो महिला की होती थी। कंकाल में लिंग पहचान हो तो महिलाओं की चूड़ी मिलेगी वहां पे। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन रह गया बस लास्ट। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, 8वां क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सोल्व करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में पूरे समुदाय को दर्शाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, अभी यहाँ से लेते हैं। ऋग्वेद में विष और जन का प्रयोग होता था। पूरे समुदाय को दर्शाने के लिए विष और जन शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पे नोट किया हुआ है मैंने। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, पुरु जन, भरतजन, यदुजन। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दस्यु या दास कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। बाद में दास का मतलब गुलाम हो गया। ठीक है, अभी हमने सारा मोटा मोटा पढ़ लिया। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।